सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये भी एक साइंटिस्ट के ऊपर ही लिखा गया एक चैप्टर है, ठीक है। और इसके ऑथर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो आपको नेम याद रखना है ऑथर का, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो ऑथर कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और ये जो चैप्टर है ना, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा सक्सेसफुल साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ठीक है। और उनका नाम क्या है? रिचर्ड ई ब्राइट। उनका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। और उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक साइंटिस्ट बने, पूरी की पूरी उनकी जर्नी बताई गई है कि कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, कितने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने फेल करे, कितने उन्होंने सक्सेसफुल करे, कितने उनको मेडल मिले। मतलब छोटी छोटी चीजें और काफी काफी इंपॉर्टेंट चीजें उनकी लाइफ की यहाँ पे मेंशन की गई है, और वही हमें यहाँ पे समझ आएंगी। और दूसरी बात ये कि वो जो साइंटिस्ट हैं रिचर्ड, उनके जो मेनली जो एक्सपेरिमेंट होते थे ना, वो किसके ऊपर होते थे? बटरफ्लाइज के ऊपर होते थे। मतलब के उन्होंने एक बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़ने की वजह से उनके अंदर बहुत इंटरेस्ट आया साइंस से डील करने का, एक्सपेरिमेंट्स करने का, और साइंस को और ज्यादा जानने का। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हुए, बहुत ज्यादा उत्सुक हुए उस चीज के लिए, ईगर हुए, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक को पढ़ने के बाद से उन्होंने साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा, ठीक है। और उनकी एक हॉबी थी कि वो पत्थर को, स्टोन्स को, ठीक है, बटरफ्लाइज को, इंसेक्ट्स को, ये सारी चीजों को कलेक्ट करते थे, ठीक है, जब वो किंडरगार्टन में थे और बच्चे थे। और वैसे वैसे उनकी जो हॉबी है, ठीक है, ये पैशन में बदलती गई, ठीक है। और उनका एक एम बन गया चीजों को करना, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स को करना, ऐसी चीजों को करना उनका एक एम बन गया, एक मोटिव बन गया, और काफी ज्यादा सक्सेस हुए उनके आगे के एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब अपन को देखना है थीम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। दिस चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट रिचर्ड एच ई बर्ट। नाम आपको याद रखना है, हमारे मेन कैरेक्टर है रिचर्ड एच ई ब्राइट, ठीक है। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ हाउ रिचर्ड ई ब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी है कि जो रिचर्ड ई ब्राइट है वो साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। ही वॉज अ क्यूरियस बॉय, एक काफी ज्यादा क्यूरियस मतलब ईगर, ठीक है, उत्सुक इंसान थे, वो उत्सुक लड़के थे। हु लव्ड लर्निंग न्यू थिंग्स, जिनको नई नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद था। आप जैसे सब देखते होंगे कि बचपन में सबको नई नई चीजें सीखने का, उनके बारे में जानने का बहुत शौक रहता है, तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। He had a habit of collecting butterflies, rocks, fossils and coins. उनकी हॉबी थी क्या कलेक्ट करना? जैसा कि मैंने बताया, बटरफ्लाइज को, रॉक्स को, फॉसिल को और कॉइन्स को कलेक्ट करना उनकी एक हॉबी थी, ठीक है। सिंस ही वाज अ किड, जब से वो बचपन में, मतलब जब से वो बच्चे थे, उनकी ऐसी चीजों को कलेक्ट करना एक हॉबी थी। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उनकी एक बुक जो कि मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या है? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है। ओपन द साइंस वर्ल्ड फॉर हिम, उसने एक साइंस का दरवाजा, एक साइंस की दुनिया एक खोल के रख दी उनके लिए, रिचर्ड के लिए, जिससे उनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, ठीक है। ही स्टार्टेड साइंटिफिक रिसर्च ऑन द स्टडी ऑफ मोनार्क, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च स्टार्ट कर दी, ठीक है, किस पे? स्टडी ऑफ मोनार्क। अब मोनार्क यहाँ पे रूलर से मतलब नहीं है, मोनार्क एक तरीके की बटरफ्लाई है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा उसका जिक्र होगा। नाउ he discovered an unknown hormone, ठीक है, in the gold spot of butterflies pupa and later discovered how a cell could read the blueprint of its DNA. अब वो क्या करते हैं? उन्होंने एक हार्मोन के बारे में डिस्कवर करा, जो कि एक प्यूपा के ऊपर स्पॉट्स होते हैं ना, उसके वो सिक्रीट करता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने साइंस पढ़ी होगी, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत तरह तरह के जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करती हैं। और वैसे ही जो बटरफ्लाई का प्यूपा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा एक लार्वा, ठीक है, फॉर्म होता है, प्यूपा होता है, एक स्टेट होती है जिसमें से बटरफ्लाई निकलती है, कैटरपिलर बनता है, ठीक है, उसका प्यूपा, उसके बाद में क्या बनती है? बटरफ्लाई बनती है। तो उन्होंने देखा कि जो प्यूपा होता है ना, उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, तो वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उन्होंने इस चीज की डिस्कवरी करी, और साथ के साथ में ही क्या चीज उन्होंने देखी? हाउ अ सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल, हमारी बॉडी पूरी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, टिश्यू से बनी हुई है। हमारी पूरी बॉडी किससे कवर्ड है? सेल से कवर्ड है, अंदर बाहर सेल्स हैं, ठीक है। तो किस तरीके से जो सेल हैं वो क्या रीड कर सकते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को डील कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए वो होता है जो कि हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेट करते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, उसको क्या कहते हैं? डीएनए। तो उसके बारे में उनकी एक डिस्कवरी थी। नाउ रिचर्ड ई ब्राइट्स क्यूरियोसिटी मतलब ईगरनेस एंड अ विल, और इच्छा, विल क्या होती है? इच्छा, ठीक है, टू विन फॉर द राइट रीजन मेड हिम
सक्सेसफुल, ठीक है, सही रीजन के लिए, जीतने के लिए जो उनकी इच्छा थी, उनकी जो एकाग्रता थी, डिटर्मिनेशन थी, ठीक है, उन्होंने उसको सक्सेसफुल बनाया, उन्होंने उसको जिताया आगे। नाउ मोस्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर ऑन बटरफ्लाई, उनके ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जैसा कि मैंने बताया किन पे थे, बटरफ्लाईज पे थे। एंड ही बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है, ठीक है, जो विज्ञान की दुनिया है, उसमें वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, बहुत ज्यादा उनका नाम है, ठीक है, और सब उनको बहुत जानते हैं। ही इज अ ऑनर्ड साइंटिस्ट। नाउ एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceeding of the National Academy of Science. अब कहाँ से स्टार्ट होता है कि उनकी एज कितनी थी? एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर। स्कॉट ऑफ द ईयर क्या होता है? आपने देखा होगा, स्कॉट एक तरीके का ग्रुप होता है, ठीक है, जो आगे चलता है, एक्नॉलेज करता है, उसका स्कॉट ऑफ द ईयर। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी। थ्योरी क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो स्कूल वाले या किसी कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब उसूल, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। तो उसको बोला था थ्योरी। तो उन्होंने क्या डिस्कवर करी थी? एक साइंटिफिक थ्योरी डिस्कवर करी थी वर्ल्ड में इन विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि सेल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। Now again at the age of 22 a former Scot of the year, एक former Scot of the year excited the, ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड। उन्होंने क्या करा? साइंटिफिक वर्ल्ड को एक तरीके से एक्साइट करा, मतलब एक क्यूरियोसिटी आई उनके अंदर, और उन्होंने क्या बताया? वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी, एक न्यू थ्योरी के साथ में, एक नए प्रिंसिपल के साथ में, कि जो सेल हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। नाउ रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। और जो रिचर्ड एच ई ब्राइट हैं, उन्होंने अपने रूममेट के साथ में उस थ्योरी को क्या किया? एक्सप्लेन करा एक आर्टिकल के साथ में इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। और कहाँ पे करा? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में करा उन्होंने। नाउ इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, जर्नल क्या होती है? अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। A newspaper or a magazine that deals with a particular सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जर्नल क्या होता है? कि कोई मैगजीन या फिर कोई न्यूज़पेपर जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी एक सब्जेक्ट से डील करे, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो। तो कहाँ पे बताया उन्होंने? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में बताया किसी स्पॉट ऑफ द ईयर की एक एक्साइटमेंट उन्होंने एक्साइट करा। किस चीज से? उनको वर्ल्ड ऑफ साइंस में, कि जो सेल्स हैं किस तरीके से वर्क करते हैं। और उसी चीज को, उसी थ्योरी को जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, रिचर्ड एच ई ब्राइट, जो कि अभी तक साइंटिस्ट नहीं बने हैं, उन्होंने क्या करा? अपने किसी रूममेट के साथ में उसी थ्योरी को एज अ जर्नल क्या करा? एक्सप्लेन करा, ठीक है, आर्टिकल की फॉर्म में। कहाँ पे? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में। याद रहेगा। नाउ it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जनरल में जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे ना, ये लोग, इनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था, पब्लिश किया गया था, मतलब कि छापा गया था। नाउ इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। अभी किस तरीके से कंपेयर किया गया है कि आप पहली बार किसी बड़ी सी लीग, मतलब किसी बड़े से स्पोर्ट्स के, लीग क्या होता है? किसी बड़ा सा एक ग्रुप होता है, ठीक है, कोई स्पोर्ट होता है उसका, ठीक है, तो आप उसका पार्ट बनो और पहली बार क्या करो? एक वो करो, होम रन हिट करो, ठीक है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके की फीलिंग थी। उससे इस फीलिंग को कंपेयर किया गया है कि उनका जो जर्नल के अंदर जो उनका आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ। नाउ फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या होती है? सक्सेस, ठीक है। तो उनकी जितनी भी सक्सेस रही हैं अभी तक, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इन अ फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, ठीक है, और बाकी की भी फील्ड्स में और साइंस में भी
एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये पूरा का पूरा चीज, ये पूरी की पूरी जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बटरफ्लाई से स्टार्ट होती है। अब यही हम आगे देखेंगे, ठीक है। एन ओनली चाइल्ड ईब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, ठीक है, पेनिनसुला। अब रीडिंग क्या है? रीडिंग गलत मत समझिएगा, जो ये पेंसिल्वेनिया है ये क्या है? एक स्टेट है, इसको याद रखिए, ये क्या है? एक स्टेट है। और वहां पे कौन सी जगह? उस जगह का नाम है रीडिंग। तो ये आपको याद रखना है कि जब वो बच्चे थे, ठीक है, एन ओनली चाइल्ड, वो एक ही बच्चे थे, उनके कोई फ्रेंड नहीं थे, और वो एक होते सिंगल चाइल्ड थे वो, ठीक है। ईब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो कहाँ पे ग्रू हुए? वो बड़े कहाँ पे हुए? रीडिंग में, नॉर्थ रीडिंग में वो बड़े हुए। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ठीक है। और वहां पे वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे अपने पास टाइम के लिए, या अपने जिस तरीके से बच्चों का मन लगता है ना, उस तरीके से वो कुछ गेम नहीं खेल सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स भी नहीं थे, और वो क्या थे? एक सिंगल चाइल्ड थे। नाउ ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, ठीक है। मैं फुटबॉल नहीं, और जो टीम गेम होते हैं ना, जैसे बास्केटबॉल हो गया और फुटबॉल हो गया, वो बताते हैं कि मैं ऐसे खेल नहीं सकता था अकेले वो कैसे खेला? मतलब एक टीम मेंबर के साथ में, मतलब कि मैं केवल अकेला ही इस तरीके के गेम्स नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, ठीक है। लेकिन एक चीज थी जो मैं कर सकता था, वो क्या था? कि चीजों को कलेक्ट करना, ठीक है। चीजों को क्या करना? कलेक्ट करना, अपने पास में संभाल के रखना, वो चीज मैं कर सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वो कहाँ पे बड़े हुए? जो रिचर्ड ईब्राइट हैं, जब वो बच्चे थे तो वो कहाँ पे बड़े हुए? नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसुला, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। उनका काफी ब्राइट और काफी ज्यादा तीव्र उनका जो माइंड था वो वैसा था। और उनकी जो फर्स्ट क्यूरियोसिटी, मतलब उनकी जो ईगरनेस थी, पहली उनकी जो इच्छा थी वो क्या थी? ड्राइविंग की थी। उनकी ड्राइव करने के लिए ईगरनेस थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिम, एनकरेज करना मतलब उनको सपोर्ट करना। उनकी जो मॉम है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, उनका जो लर्निंग में, चीजों को सीखने में, नई नई चीजों को सीखने में जो इंटरेस्ट था ना, तो उनकी जो मॉम थी उनको बहुत ज्यादा क्या करती थी? एनकरेज करती थी। नाउ शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, ठीक है। बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? जो कि दूर की चीजों को माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में कंफ्यूज मत होइएगा। जो टेलीस्कोप होता है वो किस चीज में काम आता है? वो एक इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है। मोस्टली साइंटिस्ट होते हैं ना, वो यूज करते हैं, और वो जो दूर की चीजें हैं ना उनको पास दिखाता है, ठीक है। तो जो बाहर जो हमारा अंतरिक्ष है, वहां की जो चीजें देखने के काम आता है वो तारों को और चांद को, कि बहुत दूर है वो और उनको पास दिखाता है। और जो माइक्रोस्कोप है उसका काम क्या है? कि वो छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है। तो उनकी जो मदर है वो उनको ट्रिप पे जाके क्या क्या गिफ्ट करती थी? उनको टेलीस्कोप गिफ्ट करती थी, माइक्रोस्कोप्स गिफ्ट करती थी, कैमरास गिफ्ट करती थी, ठीक है, माउंटिंग मटेरियल्स गिफ्ट करती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स, एंड हेल्प हिम इन अ मैनी अदर वे। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, टूल्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और वर्क, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? इक्विपमेंट्स बोला जाता है। तो उनको वो गिफ्ट करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, ठीक है। हिज मदर सेड, ठीक है। अब वो बताती हैं कि जब तक उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हो गया था ना, तब तक मैं उनकी केवल रिचर्ड की एकलौती कंपेनियन थी। मतलब उनकी जो मदर थी वो उनकी एकलौती फ्रेंड थी। कंपेनियन कौन होता है? फेलो। कि मैं केवल उसके लिए मैं ही थी, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई खेलने वाला नहीं था। वो एक सिंगल चाइल्ड था, और शायद उनके फादर भी नहीं थे, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वो बताती हैं कि केवल उसके स्कूल स्टार्ट होने से पहले उसकी जो एकलौती कंपेनियन थी वो मैं थी। ये किसके वर्ड्स हैं? ये उनकी मदर के वर्ड्स हैं।
आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स को घर लाने लगी उसके लिए, ठीक है, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के टाइम में हम जो चीजें करते थे वो साथ में करते थे। मतलब दिन के टाइम पे उनके फ्रेंड्स को मैं लेके आती थी, अभी भी उनकी जो मदर है उनकी स्टेटमेंट चल रही है कि दिन के टाइम पे मैं उसके लिए फ्रेंड्स लेके आती थी, लेकिन रात का जो टाइम था हम साथ में स्पेंड करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। अब वो बताती हैं कि जो रिची है ना, मेरी होल लाइफ मतलब पूरी की पूरी मेरी जिंदगी थे, मेरे लिए बस वही बचे थे इस वर्ल्ड में, वही एग्जिस्ट करते थे। किसके बाद में? उनकी फादर के डेथ के बाद में। जो रिचर्ड, यहाँ पर उनका निकनेम यूज किया गया उनकी मदर के, क्योंकि जो वर्ड्स है ना उनकी मदर के हैं, तो वो बताती हैं कि रिची वॉज माई होल लाइफ। रिची क्या था? मेरी पूरी की पूरी लाइफ था। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब से उनके फादर की डेथ हो गई थी, जब वो 3rd grade में थे। कौन? जब रिचर्ड ई ब्राइट 3rd grade में थे, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। तब से केवल वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, किसके लिए? उनकी मदर के लिए। नाउ शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। अब वो और उनके जो सन थे वो पूरी की पूरी जो इवनिंग होती थी ना, डाइनिंग की रूम की टेबल पे स्पेंड करते थे, पूरा टाइम साथ में स्पेंड करते थे। If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. ठीक है, his mother said he liked it. He wanted to learn. अब वो बताती हैं कि अगर उसके पास में कोई काम करने के लिए नहीं होता था ना, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। ऐसा फिजिकल वर्क नहीं, फिजिकल वर्क से मतलब कि जिसमें आपकी बॉडी एंगेज हो, ठीक है, जो आपकी बॉडी की वजह से आप करो, आपके हाथ पैरों का यूज हो। लेकिन वो उनको काम किस टाइप का देती थी? लर्न करने का, क्योंकि उनको जो नई नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो वो यहाँ पे बताती हैं कि जब उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं होता था ना, तो मैं उसको वर्क देती थी। फिजिकल वर्क नहीं देके मैं उसको देती थी लर्न करने का वर्क, और उसको लर्न करना बहुत ज्यादा पसंद था। नाउ एंड लर्न ही डिड, ठीक है, और वो लर्न करते थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और अपने स्कूल में वो टॉप ग्रेड्स मतलब हमेशा अच्छी सी हाई ग्रेड्स अचीव करते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, ठीक है, और बाकी के दिन वो बाकी किड्स की तरह थे, ठीक है। नाउ हिज मदर सेड बाय द टाइम ही वाज इन द 2nd grade, और उस टाइम पे वो कौन से ग्रेड में थे? 2nd grade में थे। नाउ Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब वो बताती हैं कि ईब्राइट ने 25 स्पीशीज, मतलब आप कह सकते हैं टाइप्स, ठीक है, टाइप्स कह सकते हैं। स्पीशीज क्या होती है? जो वेरियस जो नस्ल होती है, तो आप बोल सकते हैं उसको टाइप्स, ठीक है। तो 25 नस्ल की, उनके पास में 25 नस्ल की उन्होंने बटरफ्लाईज कलेक्ट की थी। कहाँ पे? अपने होम टाउन के आसपास ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उनको जो बताया गया है कि उनको चीजें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद था, उनको चीजें कलेक्ट करने का काफी सारा शौक था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, ठीक है, he said. अब वो बोलते हैं कि शायद ये एंड हो चुका है जो मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग है ना उसका। कौन बोलता है? ये रिचर्ड बोलते हैं। बीच बीच में इनके जो मदर के बोले गए सेंटेंसेस भी हैं और इनके खुद के बोले गए सेंटेंसेस भी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहले उनकी मदर बोलती हैं, वो बोलते हैं जब बताया गया हमें कि उन्होंने बटरफ्लाईज कितनी कलेक्ट कर ली थी, 25 बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली थी, तब वो बोलते हैं दैट probably would have been the end of my butterfly collecting, कि शायद ये एंड हो चुका है मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का। He said, but then my mother got me children's book called The Travels of Monarch X. अब वो बताते हैं कि फिर उसके बाद में मेरी मदर ने मेरे को एक बुक दी, उसका नाम क्या था? एक चिल्ड्रन बुक थी वो, जिसका नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collector. अब वो यहाँ पे बताते हैं कि मोनार्क, मैंने बताया था कि मोनार्क कोई रूलर या फिर कोई एम्परर नहीं है, मोनार्क यहाँ पे एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है। तो उस बुक में क्या बताया गया था कि किस तरीके से जो मोनार्क है वो माइग्रेट करती हैं, ठीक है। कहाँ से माइग्रेट करती हैं? माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती हैं वो। और इस बुक ने क्या करा? उनके लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की दुनिया का रास्ता खोल दिया, और वो और ज्यादा क्यूरियस हो गए, और ज्यादा ईगर हो गए, और ज्यादा उत्सुक हो गए चीजों को जानने के लिए, नई नई चीजों को जानने के लिए। और माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, माइग्रेशन क्या मतलब होता है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम
one place to another, एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. Now, at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. ठीक है, लास्ट की बुक में क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं ना बुक के, मतलब जो बुक्स को पढ़ते हैं, वो लास्ट में क्या करते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि जो बटरफ्लाई का माइग्रेशन है, मतलब जो बटरफ्लाईज है ना, ये माइग्रेशन करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इस चीज की जानकारी लिया जाए. कौन के द्वारा लिया जाए इस चीज की जानकारी? रीडर्स के द्वारा लिया जाए. नाउ दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाईज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए, ठीक है, अर्कवाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा. अब वो बताते हैं कि ऐसा किसके द्वारा बोला गया कि जो बटरफ्लाईज है ना, उनको पकड़ के टैग किया जाए, ठीक है, किसकी रिसर्च के लिए? ठीक है, बटरफ्लाई फॉर द रिसर्च बाय, और किसकी रिसर्च के लिए? बाय द डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्कुट, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ, कहाँ की यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा के लिए. Ebright's mother wrote to Dr. Orkut and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. अब वो क्या करने लगे? एडिसिव करना मतलब किसी चीज को अटैच करना. तो उन्होंने एक लेटर लिखा, उनकी जो मदर है ना, उन्होंने जो डॉक्टर ऑर्कुट है उनको क्या लिखा, एक लेटर लिखा, और उसमें क्या करने लगे, सून जो ईब्राइट है, मतलब जो हमारे रिचर्ड ईब्राइट है, उन्होंने जो बटरफ्लाईज है ना, उनके विंग्स को टैग करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, वो विंग्स किसके थे? मोनार्क्स, जो स्पीशीज है ना बटरफ्लाई की, जिसके बारे में वो बुक है, उसके. नाउ एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कुट. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जो बटरफ्लाई है ना, उसके ऊपर टैग, उसके विंग्स के ऊपर टैग करना स्टार्ट करा ना, तो वो क्या बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ था कि जिसको भी वो बटरफ्लाई मिलती है टैग लगी हुई, वो चाहते हैं कि वो बटरफ्लाई क्या करे, उनको दे दी जाए, डॉक्टर ऑर्कुट को दे दी जाए. अब यहाँ पे मतलब क्या है, आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा. आप मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टडी है ना बुक की, वो किसके ऊपर हो रही है? बटरफ्लाई के माइग्रेशन के ऊपर हो रही है. तो यहाँ पे क्या जानना है हमें, क्या किस बारे में रिसर्च करनी है कि एक बटरफ्लाई एक जगह से दूसरी जगह तक कहाँ माइग्रेट करती है. तो यहाँ पे क्या करना है, बटरफ्लाई के ऊपर टैग करना है, मतलब बटरफ्लाई को जानना है कि एक बटरफ्लाई छोड़ी है और वो कहाँ तक जाएगी. तो ऐसे ही करते हैं. जो ईब्राइट है ना, उनकी मदर क्या करती है, डॉक्टर को लेटर लिखती है. कौन से डॉक्टर को? डॉक्टर अर्कुट को वो लिखती हैं लेटर, और उसके बाद से वो बटरफ्लाई टैग करते हैं. वो क्या करते हैं, रिचर्ड क्या करते हैं, बटरफ्लाई के विंग के ऊपर टैग लगाते हैं, और उस टैग के ऊपर लिखा होता है कि जिसको भी ये बटरफ्लाई मिले, ठीक है, तो वो कहाँ पे पहुंचा दें, कहाँ पे? डॉक्टर अर्कुट को टैग कर दें या उनको सेंड कर दें. नाउ द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू चेज देम, ठीक है, वन बाय वन, यू वोंट कैच एवरी मैनी. अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग वीक है ना, काफी ज्यादा हार्ड टास्क है. आप खुद देखिए कि एक एक करके जो बटरफ्लाई है जो टैग की गई है, उनको कलेक्ट करना कितना ज्यादा मुश्किल टास्क है. ठीक है, आप उनको यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, आप बहुत ज्यादा उनको कैच नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उनको पकड़ के नहीं रख सकते. नाउ सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle. अब लाइफ साइकिल क्या होती है? ठीक है, सीरीज ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे बताया कि जो ईब्राइट है ना, उनके लिए जो बटरफ्लाईज है उसको टैग करके वो छोड़ तो देते हैं, लेकिन उनके लिए बटरफ्लाईज को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है. वो ज्यादा से ज्यादा बटरफ्लाई नहीं कलेक्ट कर सकते. तो अब उनका दिमाग कहाँ जाता है, सोचिए, उनका जो साइंटिस्ट वाला माइंड है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है. तो वो क्या सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक फीमेल बटरफ्लाई पकड़ूं और उसके एग्स को मैं क्या करूं, रेयर करूं. मतलब उनके जो एग्स हैं उनको उन्होंने क्या करा, एक फीमेल बटरफ्लाई पकड़ के उसके एग्स को क्या करा, रेयर करा अपने बेसमेंट में. बेसमेंट क्या होता है, जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे होता है ना, उसमें बेसमेंट में. और वहां पे उन्होंने बहुत सारी बटरफ्लाईज हो गई फिर उनके पास में. नाउ वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी बेसमेंट में उनकी लाइफ साइकिल देखते हैं बटरफ्लाई की. ठीक है, फ्रॉम एग,
पहले एग बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर मैंने क्या बताया था कि कैटरपिलर से क्या बनता है, प्यूपा बनता है, और उसके बाद में जाके एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो उन्होंने पूरी की पूरी ऑब्जर्व करी किसकी, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल, मतलब कि सीरीज ऑफ चेंजेस इन लाइफ, मतलब जो किसी इंसान की या किसी भी जीव की लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं चेंजिंग, उसको क्या कहा जाता है, लाइफ साइकिल। नाउ देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। फिर वो क्या करने लगे कि उन बटरफ्लाइज के विंग के ऊपर टैग लगाने लगे और फिर उनको उड़ाने लगे। ठीक है, अब देखिए उनका जो साइंटिस्ट वाला माइंड है कितना ज्यादा वो ब्रेव और कितने ज्यादा क्लेवर है और कितने इंटेलिजेंट है। सबसे पहले तो ये बात है कि उनके लिए बटरफ्लाई पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने क्या आइडिया डिस्कवर करा कि क्यों ना फीमेल बटरफ्लाई को रखा जाए और उसके एग से बहुत सारी बटरफ्लाईज बनाई जाए, उनकी लाइफ साइकिल ऑब्जर्व की जाए, फिर वो बटरफ्लाई को टैग करके भेजने लगे। नाउ फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब काफी सारे सालों तक, सेवरल मतलब वेरियस, सेवरल मतलब वेरियस, तो यहाँ पे बताया गया है कि काफी सारे सालों तक उनका जो बेसमेंट था, उनके घर का जो बेसमेंट था, 1000 मतलब हजारों मोनार्क बटरफ्लाई का घर बन चुका था। और उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो लाइफ साइकिल थी और उनकी लाइफ की जो डिफरेंट स्टेजेस थे, मतलब जो दूसरे नए नए पड़ाव थे, ठीक है, वो देखने को उनको मिल रहे थे, वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। नाउ इवेंचुअली आई बिगेन टू क्लोज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट, टेडियस मतलब क्या होता है, डल। ठीक है, एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स बोल सकते हैं या रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में ना इवेंचुअली अपने आप, सर्टनली, इवेंचुअली का क्या मतलब होता है, सर्टनली अपने आप उनके साथ क्या हुआ कि बटरफ्लाई है ना, उसको जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको टैग करने में, मतलब उनके विंग्स को टैग करने में उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा डल सा काम है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा सा काम नहीं है, और साथ ही साथ में उनको इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता था, इतना कोई प्रेजिंग भी नहीं मिलती थी उस काम में। Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. अब वो बताते हैं कि इतने टाइम तक मैंने ये काम किया। रिकैप्चर मतलब टू कैप्चर आफ्टर इट हैज एस्केप्ड। अब वो क्या बताते हैं यहाँ पे रिचर्ड हमें कि जो बटरफ्लाईज है ना, जितनी भी मैंने अभी तक रखी हैं अपने पास में, जितनी भी मेरे पास थी, वो हंसते हुए बोलते हैं कि उनमें से केवल 2 बटरफ्लाईज को मैंने रिकैप्चर किया था। मतलब जब मैंने उनको टैग करके छोड़ा था ना, तो केवल 2 बटरफ्लाई को मैं वापस अपने पास में पकड़ पाया था, वापस मैं अपने पास में कैप्चर कर पाया था। ठीक है, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव, और वो 75 माइल्स दूर तक भी नहीं थी जहां पे मैं रहता था। अब देखिए काम कितना ज्यादा टफ है कि आप जो बटरफ्लाईज है ना उनको टैग करके छोड़ दो और वो इतनी दूर दूर तक जाए और वहां से उनको रिकैप्चर करो। तो उन्होंने बताया कि अभी तक इतनी बटरफ्लाईज रखी और मैंने टैग करके छोड़ी ना, तो उनमें से केवल मैं 2 कर पाया था रिकैप्चर, और वो भी मैंने कहाँ से करी थी, वो भी मैंने कहाँ से पकड़ी थी, 75 माइल्स मतलब 75 मील की दूरी से ही पकड़ी थी उन्होंने वो। नाउ देन इन द 7th grade, अब वो 7th grade की बात बताते हैं हमें, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair। अब वो यहाँ पे बताते हैं कि 7th grade में जाने के बाद में उन्होंने क्या करा, रियलाइज करा, उनको एक हिंट मिला, एक हल्का सा एक हिंट मिला, एक आइडिया सा मिला कि असल विज्ञान, असल साइंस आखिर में है क्या है असल साइंस, क्या है रियल साइंस, कहाँ पे, काउंटी साइंस फेयर। वो क्या था, एक काउंटी साइंस फेयर था। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, फ्रॉम वेयर डिड रिची गॉट द हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, तो क्या आप आंसर करेंगे, काउंटी साइंस फेयर। नाउ एंड लॉस्ट, इट वॉज really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something।
अब वो क्या था, काउंटी साइंस वो था, फेयर था, और वहां पे वो जीते नहीं थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने विन नहीं किया था, उनका जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसमें वो विन नहीं कर पाए थे। और वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा सैड, मतलब बहुत ज्यादा बुरी ये फीलिंग थी उस फेयर में अकेले बैठे रहना और सबको जीतते हुए देखना और कुछ ना कुछ हासिल करते हुए देखना, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं मिला था। ईब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, ठीक है, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब वो बताते हैं कि जो मैंने किया था, जो मैंने शो करा था उस पेयर में, वो क्या था, जो फ्रॉग के टिश्यूज थे। टिश्यूज आप जानते हो, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है ना वो टिश्यू से बनी हुई होती है, पेपर टिश्यू नहीं, जो एक्चुअल में जो हमारे टिश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर उनकी बनी हुई होती है। तो उन्होंने फ्रॉग के टिश्यूज को एक स्लाइड के अंदर एक माइक्रोस्कोप के नीचे शो करा था। नाउ ही रियलाइज्ड, उन्होंने क्या करा, रियलाइज करा, द विनर्स had tried to do real experiments, not simply make a neat display। अब उन्होंने क्या रियलाइज करा, उनको एकदम से किस चीज का अभाव हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि जो विनर्स हैं, जो लोग जीते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ रियल क्या करा है, रियल एक्सपेरिमेंट करा है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवर करा है, उन्होंने कुछ ना कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया है, ना कि उन्होंने कोई चीज नीट डिस्प्ले मतलब लाके बस सजाई हुई कोई चीज दिखा दी हो। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो फ्रॉग की टिश्यूज थे उनको माइक्रोस्कोप के नीचे बस दिखाया था, लेकिन बाकी जो विनर्स है उन्होंने क्या करे थे, एक्सपेरिमेंट्स करे थे, नई नई चीजें करी थी। नाउ already the competitive spirit that drives Richard Ebright was apparent, ठीक है। competitive क्या होता है, ठीक है, a very strong desire to win something, ठीक है, a very strong desire to win or to be the best। ठीक है, और स्पिरिट का क्या मतलब होता है, फीलिंग। अब एकदम से उस टाइम के बाद में उनके अंदर एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मतलब एक ऐसी स्पिरिट आ जाती है, एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि नहीं, उनको भी जीतना है, उनको भी बेस्ट दिखना है, ठीक है, और वो इन पॉजिटिव आती है उनके अंदर, गुरूर नहीं आता उनके अंदर, वो नहीं आता, एटीट्यूड नहीं आता उनके अंदर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, किसका, कॉम्पिटिटिवनेस का, ठीक है, एक स्पिरिट आती है उनके अंदर, वो आ रही थी, अपीयरिंग मतलब वो आ रही थी। नाउ आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर I would have to do a real experiment। अब वो कहते हैं कि ये चीज मुझे पता थी कि जो आगे आने वाले फेयर थे, जो आगे आने वाले साइंस फेयर थे, तब मेरे को कोई ना कोई रियल, कोई ना कोई असल एक्सपेरिमेंट करना था। Now he said the subject I knew most was about the insect work I had been doing in the past several years। अब वो बताते हैं कि जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता था, तो मोस्टली मुझे किसके बारे में पता था, मुझे केवल इंसेक्ट के बारे में पता था, ठीक है, क्योंकि वो काम मैं सालों से कर रहा था। Now so he wrote to Dr. Arcot, ठीक है, अब उन्होंने डॉक्टर अर्कुट को लिखा फॉर आइडियाज, कि आइडियाज के लिए उन्होंने किसको लिखा, डॉक्टर अर्कुट को, एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस। सजेशंस क्या होते हैं, आइडियाज और प्लान्स, ठीक है। अब डॉक्टर अर्कुट को तो आप पहचान गए होंगे ना, स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, जो जिनकी जो बुक थी जिसमें उनको वो करना था, बटरफ्लाई को टैग करके उनके ऊपर रिसर्च करनी थी उनको, तो वो क्या लिखते हैं, आइडियाज के लिए उनसे पूछते हैं। तो स्टैक ऑफ आइडिया मतलब पाइल ऑफ, अ पाइल मतलब बहुत सारे आइडियाज के सजेशन उनके पास आते हैं, बहुत सारे आइडियाज उनके पास आते हैं एक्सपेरिमेंट के। दोस केप्ट ईब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और पूरे हाई स्कूल में, पूरा जो उनका हाई स्कूल तक का टाइम था, हाई स्कूल कौन सी ग्रेड होती है, 11th और 12th ग्रेड, उन एक्सपेरिमेंट्स ने, उन आइडियाज ने किनको, ईब्राइट को बिजी रखा, ठीक है, अपने कौन से टाइम में, हाई स्कूल के टाइम में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उन्होंने कहाँ पे विन करा, जो उनको सजेशंस मिले थे उनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प हुई और वो बिजी रहे पूरा अपने हाई स्कूल में। फिर आने वाले में उनको क्या प्राइज मिला, आने वाले फेयर में उनको काउंटी फेयर में भी प्राइज मिला और उन्होंने इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्राइज जीते, ठीक है। तो सोचिए उनकी कितनी डेडिकेशन थी, उनकी कितनी फर्मनेस थी, उनकी कितनी ज्यादा उनकी इच्छा थी, उनका कितना बड़ा पैशन था साइंस को लेके, कि उन्होंने कोई चीज ठान ली और वो करके दिखाई, उनको सच में क्या मिले, उनको प्राइज मिला इतने बड़े बड़े से फेयर्स में। हाँ जी, तो नाउ फॉर हिज 8th ग्रेड, अब 8th ग्रेड का उनका प्रोजेक्ट आता है,
Ebright tried to find the cause of viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब अपने 8th ईयर में वो किस चीज की खोज करते हैं, किस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसका एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब यहाँ पे वो एक कॉज मतलब वजह, ठीक है, किस चीज की कॉज ढूंढते हैं. एक वायरल डिजीज. वायरल डिजीज क्या होती है? एक वाइड स्प्रेड डिजीज होती है जो कि किसकी वजह से होती है? किसी वायरस की वजह से होती है. देखिए, स्प्रेड ऑफ सम डिजीज ड्यू टू सम वायरस. तो वायरल डिजीज क्या होती है कि वो बहुत ज्यादा फैली हुई कोई एक ऐसी डिजीज जो कि किसी वायरस के वजह से हुई हो. तो किस में हो रही थी वो डिजीज? मोनार्क जो बटरफ्लाई की पूरी बहुत सारी मोनार्क में हो रही थी. वो क्या हो रही थी? एक वायरल डिजीज हो रही थी और उसकी वजह के ऊपर वो क्या कर रहे थे, किस वजह से वो हो रही थी, किस वायरस की वजह से हो रही थी, ठीक है, उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, उसकी वजह जानना वो चाह रहे थे. नाउ नियरली इट दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो वो जो वायरल डिजीज थी ना, वो क्या कर रही थी कि सारे के सारे जो कैटरपिलर्स थे, ठीक है, सारे के सारे मोनार्क के जो कैटरपिलर्स थे ना, उनको मार रही थी, उनको किल कर रही थी. नाउ ईब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. तो उन्होंने क्या सोचा, जो ईब्राइट है ना, जो रिचर्ड ईब्राइट है, उन्होंने सोचा कि शायद जो डिजीज है ना, किसकी वजह से हो रही है? किसी बीटल की वजह से हो रही है. बीटल क्या होता है? एक तरीके का इंसेक्ट होता है. तो उन्होंने सबसे पहले जो कॉज सोची, जो वजह सोची, तो उन्होंने क्या सोची कि जो डिजीज है ना, ये किसकी वजह से हो रही है? किसी एक इंसेक्ट की वजह से हो रही है. नाउ ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. ठीक है, अब उन्होंने किस चीज का प्रैक्टिस करा, मतलब प्रैक्टिस मतलब क्या चीज उन्होंने करी. तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने बीटल्स को और जो कैटरपिलर्स हैं उनको साथ में रख के देखा, साथ में उनको रखने की कोशिश करी. नाउ आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स. और उनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले. लेकिन ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन. लेकिन तब भी उन्होंने शो करा, उन्होंने जो प्रोजेक्ट होगा ना, उन्होंने शो करा कि मैंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करा है. हालांकि मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन वो जीत गए. ठीक है, उस बार वो जीत गए. नाउ द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी, ठीक है, दैट वाइसरी बटरफ्लाई, ठीक है, सॉरी, वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. अब नेक्स्ट ईयर उनकी जो साइंस थी ना, वो किस चीज से डील कर रही थी कि कोई एक वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है, ठीक है, जो कि किन्हें कॉपी करती है? मोनार्क को कॉपी करती है. ठीक है, उस चीज की थ्योरी के ऊपर स्टडी हो रही थी. द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. ठीक है, अब वो क्या, किस चीज के ऊपर थ्योरी हो रही थी कि जो वाइसरॉय है ना, वो मोनार्क बटरफ्लाई की तरह दिखने का वो करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करती है. क्यों? क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाई है ना, वो बर्ड को अच्छा टेस्ट नहीं देती. मतलब बर्ड्स जो मोनार्क बटरफ्लाईज है ना, उनको नहीं खाती. क्यों? क्योंकि उनको उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता. तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई हैं, वो बचने के, इन ऑर्डर टू सेव देयर लाइफ, वो क्या करती है? कॉपी करती है किनको? मोनार्क बटरफ्लाई को. नाउ वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. ठीक है, लेकिन दूसरे ही हाथ पे जो वाइसरॉय है ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है किनको? बर्ड्स को. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर. ठीक है, तो जितना ज्यादा वो सोचेंगे कि वो मोनार्क की तरह दिखें, उतना ज्यादा वो बर्ड का डिनर कम बनेंगी, बर्ड उनको कम खाएंगी. नाउ Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. He found that a starling would not eat ordinary bird food. अब स्टारलिंग क्या होती है? एक तरीके की बर्ड होती है, एक चिड़िया है जिसका नाम क्या? स्टारलिंग. नाउ Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. Ebright का क्या प्रोजेक्ट था कि पहले वो देखें, वो इस को एक्सपेरिमेंट करें, इस चीज को देखें कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क खाएंगी या नहीं. लेकिन उनको क्या पता लगा? ही फाउंड आउट दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. कि जो स्टारलिंग की जो बर्ड्स है ना, जो स्टारलिंग बर्ड है, वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स. वो क्या खा लेती है? सारे के सारे मोनार्क खा लेती है. नाउ अभी तक क्या बात हो रही थी कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, उनको बर्ड्स पसंद नहीं करती. उनका जो बर्ड टेस्ट है ना, बर्ड को उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता. लेकिन अभी उन्होंने क्या फाउंड करा? उनको क्या चीज मिली कि जो स्टारलिंग है वो क्या कर लेती है? सारे मोनार्क को खा लेती है. नाउ इट कुड गेट
Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. लेकिन वो साथ के साथ में ये भी बोलते हैं कि जो रिसर्च है ना वो ये भी शो करती हैं कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है ना वो मोनार्क को सच में कॉपी करती हैं. Now this project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. अब वो बताते हैं zoology क्या होती है. A scientific study of behavior, ठीक है, फिजिकल नेचर और मेंटल नेचर ऑफ एनिमल. मतलब एनिमल के, जानवर के ऊपर साइंटिफिक स्टडी होती है, उनके पूरे के पूरे नेचर के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर और उनकी जो फिजिकल मतलब उनकी जो हालत होती है, उनकी बॉडी की जो स्टेट होती है उसके ऊपर, हर चीज के ऊपर जो एनिमल के ऊपर स्टडी हो उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं. तो सबसे पहले उनका जो प्रोजेक्ट है वो जूलॉजी की डिवीजन में रखा गया और उसके बाद में कहाँ रखा गया, ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर. काउंटी साइंस फेयर में रखा गया जहां पे उनको स्टार्टिंग में कोई प्राइज नहीं मिला था. देन इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब सेकंड ईयर में उन्होंने क्या करा, कॉलेज के मतलब अपने सेकंड ईयर में उन्होंने क्या करा, अपनी रिसर्च स्टार्ट करी. किसके ऊपर, किसी एक हार्मोन के ऊपर उन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी, एक इंसेक्ट, अननोन इंसेक्ट के हार्मोन के ऊपर. नाउ इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी. और इनडायरेक्टली मतलब ऐसे ही इनसर्टनली वो किस चीज के ऊपर जा रही थी, उनकी न्यू थ्योरी, उनकी नई थ्योरी के ऊपर जा रही थी. नाउ ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स के ऊपर. नाउ the question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? ठीक है, अब उनका जो क्वेश्चन था वो सिंपल था. किस चीज को आंसर करने की कोशिश कर रहे थे वो, कि जो मोनार्क है उनका जो प्यूपा होता है ना, उसके ऊपर जो ऐसा जो प्यूपा होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्पॉट्स हैं, गोल्ड कलर के वो स्पॉट्स हैं. ठीक है, वो क्यों होते हैं, उनका पर्पस था ये चीज जानना. इस चीज के ऊपर उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेस था. जो नई उनकी डिस्कवरी थी वो इस चीज के ऊपर थी. नाउ एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंट्स मतलब डेकोरेशंस. तो सबने क्या अज्यूम करा कि ये जो स्पॉट्स है ना, जो प्यूपा है उसके ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स हैं ये क्या है, ऑर्नामेंट्स है, मतलब बस एक डेकोरेशंस की तरह हैं. और सबने ये चीज अज्यूम करी, सबने ये चीज सोची और बिलीव करी. नाउ ईब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कुट डिडंट बिलीव इट. लेकिन जो डॉक्टर अर्कुट है ना, उनको क्या हुआ, इस बात पे बिलीव नहीं हुआ, उन्होंने इस बात पे बिलीव नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं मानी. नाउ टू फाइंड द आंसर Ebright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब कुछ उनके साथ साथ Ebright के साथ साथ कुछ और ब्रिलियंट मतलब बहुत ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे होंगे. अनदर ब्रिलियंट एंड एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे होंगे साइंस के. तो उन्होंने पहले एक डिवाइस क्या होता है, मतलब एक टूल आप कह सकते हैं या एक कोई इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, वो डिस्कवर किया. ठीक है, जिससे पता लगाया जा सके और जिससे क्या उन्होंने पता लगाया कि जो हार्मोन है ना वो क्या कर रहा है, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. कि वो जो स्पॉट्स हैं वो किसी तरीके का, जो प्यूपा के ऊपर जो स्पॉट्स है ना, ये एक हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, एक हार्मोन इनके अंदर से निकल रहा है जो कि बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब वो कोई ऑर्नामेंट्स और किसी डेकोरेशंस के लिए नहीं है. नाउ दिस प्रोजेक्ट वॉन Ebright फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, काउंटी फेयर में उनको फर्स्ट प्लेस मिली, फर्स्ट पोजीशन मिली. आप देख रहे हो उनकी प्रोग्रेशन और उनकी जो डेवलपमेंट है, आप वो देख रहे हो कितनी ज्यादा उनके अंदर डिटर्मिनेशन है और कितनी ज्यादा वो सक्सेस कर रहे हैं. नाउ एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिली. देन देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और उनको थर्ड प्लेस मिली कहाँ पे, जूलॉजी में. नाउ ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर ऑफ द एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी क्या होती है, ठीक है, a particular study of insect in zoology. A particular, ठीक है, study of insect in
जूलॉजी, मतलब एंटोमोलॉजी को क्या बोलते हैं कि जो जूलॉजी के अंदर ही, जूलॉजी जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, जो पूरी की पूरी एक स्टडी है, उसके अंदर ही एक और जगह है जो कि केवल एक और स्टडी है, एक और साइंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को स्टडी करती है, इंसेक्ट के बारे में जानकारी लेती है। ठीक है, तो उनको चांस मिलता है समर में एंटोमोलॉजी के लिए वर्क करने का। नाउ लेबोरेटरी में, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में मतलब कि लैब में, ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और कहाँ पे, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो ये आपको नेम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड ई ब्राइट, ठीक है, कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। ठीक है, तो जब वो हाई स्कूल जूनियर थे, मतलब कि हाई स्कूल जूनियर क्या थे, वो फर्स्ट ईयर में थे, तो उन्होंने क्या किया, रिचर्ड ई ब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, मोनार्क के प्यूपा पे किया। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस टाइम उनको क्या मिला, इंटरनेशनल साइंस फेयर मिला, उनको फर्स्ट प्लेस मिली, मतलब फर्स्ट प्राइज मिला। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उनको वापस से दूसरा चांस मिला कहाँ वर्क करने का, आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। नाउ इन हिज सीनियर ईयर, फिर जब उनका सीनियर ईयर आता है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ईयर नहीं है, जब उनका सीनियर ईयर आता है, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे गए। नाउ ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग। अब वो क्या किया उन्होंने तब, जब वो सीनियर ईयर में गए, तो उन्होंने आगे की तरफ अपनी जो मोनार्क की स्टडी है उसको फर्दर आगे इंक्रीज किया। ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स को ग्रू किया। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मोनार्क विंग इन अ कल्चर, मोनार्क की विंग को एज अ कल्चर रखा, शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और उन्होंने क्या शो करा कि जो सेल्स है ना डिवाइड हो जाएंगे, मतलब अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और क्या होगा, एंड ग्रू इनटू द, और डेवलप होंगे, नॉर्मल बटरफ्लाई में ये डेवलप होंगे। विंग स्केल, विंग स्केल क्या होते हैं, जो टाइनी टाइनी से जो स्केल्स होते हैं, जो थोड़े थोड़े से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्केल्स। मार्क्स आप कह सकते हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्केल। ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब वो बताते हैं कि ओनली दे वर फेड द हार्मोन, जब वो खा लें वो हार्मोन जो कि क्या है, जो गोल्ड स्पॉट्स थे ना प्यूपा पे वो, ठीक है, तब वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में डेवलप होंगे, डिवाइड होने के बाद में। नाउ द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, और उस प्रोजेक्ट को क्या मिला, वापस से जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस मिली एट द इंटरनेशनल फेयर, कहाँ पे, इंटरनेशनल फेयर में। नाउ he spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. अब उन्होंने जो अपना आगे का टाइम था वो कहाँ स्पेंड करा, आर्मी लेबोरेटरी में, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में ड्यूरिंग फर्दर वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी में स्पेंड करा एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो उन्होंने पूरा वर्क और रिसर्च अपनी करना नहीं बंद किया, वो आगे भी क्या कर रहे थे, फ्री टाइम में भी, अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी वो बिजी थे, वो पूरा का पूरा अपना रिसर्च पे और आगे और चीजें जानने में, लर्न करने में ध्यान दे रहे थे। नाउ द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनके फ्रेशमैन ईयर के बाद में कहाँ पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ईब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो कहाँ चले गए, लेबोरेटरी में वापस चले गए, कहाँ की, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और उन्होंने एक और हार्मोन पे वर्क करा, किसके ऊपर, जो गोल्ड स्पॉट थे ना उसके ऊपर, प्यूपा के ऊपर, उसके हार्मोन पे उन्होंने वापस काम किया, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हो, तो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब टूल्स। ठीक है, टूल्स की मदद से उन्होंने कहाँ पे वापस से एक रिसर्च, वापस से एक वो स्टडी चालू की। He was able to identify hormone chemical structure, और उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, मतलब किस चीज के बारे में वो जान पाए, जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। A year and half later during his junior year, ठीक है, all right, sorry, a year and a half later मतलब 1.5 साल बाद, ठीक है, during his junior year, उनका क्या चल रहा था, जूनियर ईयर, ईब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उनको एक वापस से एक नई थ्योरी के लिए एक आइडिया मिला, किसके लिए, सेल लाइफ की।
It came while he was looking at X-rays for photos of the chemical structure of a hormone. और उनको ये आइडिया कब आया, जब वो जो एक्सरे है ना उसकी फोटो देख रहे थे. एक्सरे क्या होता है आपको सबको पता होगा कि जब वो एक्सरे की फोटोज देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का. नाउ when he saw those photos, Ebright didn't shout. जब उन्होंने वो फोटोज देखी, Ebright didn't shout. ठीक है. यूरेका, यूरेका क्या होता है? स्क्रीम ऑफ जॉय. मतलब एक फीलिंग होती है बहुत ज्यादा खुशी से चिल्लाना, उसको क्या बोलते हैं? यूरेका. और इवन आई हैव गॉट इट. जब वो उन्होंने ये चीज देखी ना, उन्होंने वो फोटोज देखी तो वो खुशी से चिल्लाए भी नहीं और बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए. ठीक है, जब उन्होंने वो फोटोज देखी. बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzles. ठीक है, लेकिन उनको क्या चीज समझ में आई कि जितनी अभी तक की उनकी रिसर्च थी और जितने अभी तक के उनके इंसेक्ट के हॉर्मोन्स को लेकर उनकी जितनी भी फाइंडिंग्स थी ना, तो इन फोटोज ने क्या दिया उनको? एक आंसर दिया. किसको लेके? जो बायोलॉजी के जो पजल्स हैं, मतलब बायोलॉजी की जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेके एक आंसर दिया. ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं हुए, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन वो सेटिस्फाइड थे अपने आप में. How the cell can read the blueprint, ठीक है, of its DNA. DNA is the substance in the nucleus. Nucleus क्या होता है? Core. ठीक है, of a cell that controls heredity. Heredity क्या होती है? आप कह सकते हैं फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रक्चर जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा हो, जेनेटिक्स को बोला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी. तो जो सेल हैं वो किस तरीके से ब्लूप्रिंट को रीड कर सकते हैं डीएनए के इन सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस मतलब कोर सब्सटेंस, जो बिल्कुल अंदर का जो बिल्कुल मेन सब्सटेंस होता है उसको. ठीक है, एंड कंट्रोल द सेल एंड अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी. और उस सेल को जो कि क्या कंट्रोल करता है? हेरिडिटी को कंट्रोल करता है. इट डिटरमाइंस द फॉर्म, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ द सेल. और वो क्या डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन मतलब फॉर्मली क्या शो करता है वो चीज? ये शो करती है क्या? स्ट्रक्चर का. क्या शो करती है? फंक्शन ऑफ द सेल. फॉर्म मतलब फॉर्म, बनावट, और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पूरा का पूरा किसका? सेल का. दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. और जो डीएनए है वो क्या है? इस चीज का जो एंड जो है वो क्या है? कि जो डीएनए है वो क्या है? स्ट्रक्चर है. सॉरी, जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट है, मतलब एक पूरा का पूरा प्रिंट है, एक पूरी की पूरी स्टडी है किसकी? लाइफ की. नाउ Ebright and his college roommate जेम्स आर वॉन्ग. अब यहाँ पे उनके कॉलेज रूममेट का भी नाम आया, जेम्स आर वॉन्ग. वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स बाउंड टुगेदर. एटम्स होते हैं, जो अणु होते हैं ना, उनका ग्रुप, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ईब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट ने पूरी रात जग के क्या किया? पिक्चर्स ड्रॉ करी और प्लास्टिक के स्ट्रक्चर्स बनाए. किसके? प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के, टू शो हाउ इट कुड हैपन. शो करने के लिए कि ये चीज कैसे पॉसिबल है. ठीक है, जो उन्होंने स्टडी करी वो कैसे पॉसिबल है. नाउ टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी. फिर जो लास्ट है, लास्ट में उन्होंने क्या करा? एक पेपर लिखा है, लेटर लिखा, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि किस तरीके से ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन की गई है. नाउ सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. नाउ अब रिचर्ड सरप्राइज नहीं किया किसी को भी ये चीज. सरप्राइजिंग नो वन यहाँ पे टर्म क्यों यूज की गई है? क्योंकि सबको पता था कि वो इतने ज्यादा डिजर्विंग है, इतने ज्यादा विलिंग है और इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि किसी ने भी कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है, शॉक नहीं हुआ. सबको उनसे इस काम की उम्मीद थी. फिर उन्होंने क्या करा? ग्रेजुएट हो गए. रिचर्ड ईब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड से वो क्या हो गए? ग्रेजुएट हो गए हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब हाईएस्ट मार्क्स से, हाईएस्ट रैंकिंग से. देन इन हिज सेकंड ऑफ 1510, ठीक है, Ebright went on the become of graduate student researcher at Harvard Medical School. उसके बाद में वो कहाँ गए? Ebright went on to become graduated student researcher at Harvard Medical School में गए वो. Now there he began doing experiment to test his theory.
और उसके बाद में वो अपनी थ्योरी को, अपनी ही लिखी हुई अपनी ही थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। नाउ if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. कि अगर जो थ्योरी है वो सही प्रूफ होती है तो वो क्या हो जाता है, एक स्टेप, लाइफ को जानने का एक स्टेप हो जाता है। देन इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। और अगर वो थ्योरी सही प्रूफ होती है तो आगे और ज्यादा तरीके के कैंसर के बारे में और आगे और तरीके की डिजीजेस को और लाइफ को बचाने की चीजें भी और जानकारी और डिटेल्स भी जानी जा सकती है और आइडियाज मिल सकते हैं उस चीज के लिए। all of this is possible because of eBright scientific curiosity। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ, ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि जो eBright है उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उनकी जो साइंटिफिक ईगरनेस थी, ठीक है, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो उत्सुकता थी उससे। Now his high school research into the purpose of spots on a monarch pupa eventually led him to his new theory about cell life। और उनकी जो हाई स्कूल रिसर्च थी किसके ऊपर थी, प्यूपा के ऊपर, जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर, वो उनको कहाँ ले गई, लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट न्यू सेल्फ लाइफ। ठीक है, उनको थ्योरी तक ले गई, किसकी, सेल लाइफ तक की। नाउ रिचर्ड ईब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उनका इंटरेस्ट हमेशा से किस में रहा है, बटरफ्लाइज को जानने में और बटरफ्लाई की साइंसेस को जानने में, ठीक है, सॉरी इंसेक्ट के बारे में जानने में, जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज नॉट टाइम फॉर अनदर इंटरेस्ट। ठीक है, इतना ज्यादा डीपली भी नहीं कि उनके पास में और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, मतलब वो बताएंगे अब हमें कि जो ईब्राइट है वो और भी काफी सारी चीजों में बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज है, स्किल्ड है। ईब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन, ठीक है, डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। वो क्या थे, एक चैंपियन मतलब, ठीक है, मेडलिस्ट थे, एक डिबेटर थे और साथ में क्या थे, एक पब्लिक स्पीकर भी थे। मतलब ये उनकी और ज्यादा क्वालिटीज थी, उनकी बाकी की एक साइंटिस्ट होने के अलावा ये सारी क्वालिटीज थी। एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होता है, जो डोंगी को चलाते हैं, जो राफ्ट को चलाते हैं, उनको बोलते हैं कैनोइस्ट। तो एक वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और साथ ही साथ में आउटडोर पर्सन था, और भी उनकी कई सारी स्पेशलिटी थी। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। और वो साथ के साथ में बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, किसके, नेचर के और साथ ही साथ में साइंटिफिक एग्जिबिट्स के। नाउ इन हाई स्कूल रिचर्ड ईब्राइट वाज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards the debating and मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। ठीक है, अब हाई स्कूल में जो रिचर्ड थे वो नॉर्मल से स्टूडेंट थे और उनका मानना था ये जो लर्निंग है, जो याद करना है, जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इजी है। तो वो किस चीज में एंगेज हुए, वो डिबेट में एंगेज हुए, डिबेटिंग। ठीक है, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, ठीक है, और मॉडर्न यूनाइटेड जो नेशन क्लब्स हैं उसमें एंगेज हुए। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। ठीक है, रिचर्ड उन्होंने किसी को एडमायर भी करा। एडमायर मतलब बहुत ज्यादा प्रेस करना, बहुत ज्यादा मानना, किसी को किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना। और वो कौन थे, रिचर्ड ए वेहर। ठीक है, हिज सोशल स्टडीज टीचर, उनके कौन थे, वो सोशल स्टडी टीचर थे और उनका नाम भी क्या था, रिचर्ड ए वेहर। हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और वो उनके एडवाइजर भी थे। एडवाइजर मतलब काउंसलर। ठीक है, तो वो उनके काउंसलर भी थे। उनके जो सोशल स्टडी के टीचर थे वो उनको उन्होंने बहुत ज्यादा एडमायर करा, उनके जो डिबेट्स थे और इस पूरे टाइम में, और वो उनके एडवाइजर थे। साथ ही साथ में वो बोथ क्लब्स को देखते थे, किसके, सोशल स्टडी के क्लब को देखते थे। मिस्टर वेहर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ईब्राइट सेड। अब उनके जो सोशल स्टडी टीचर थे ना, उनके लिए परफेक्ट थे, मतलब पूरी तरीके से एक्सीलेंट थे, पूरी तरीके से सही थे, बहुत अच्छे थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, किनको, हमारे जो ईब्राइट हैं उनको। उन्होंने पूरा उनका माइंड ओपन करा, नई नई चीजों से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। देन रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, मिस्टर वियरर सेड व्हाट प्लीज्ड मी वाज, प्लीज मतलब डिलाइटेड,
रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो रिचार्ड है वो हमेशा हर चीज में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा पूरी तरीके से काम और अपनी मेहनत लगाते हैं। देन मिस्टर वेयर सेड, और वो साथ के साथ में जो उनके सोशल स्टडी के टीचर हैं मिस्टर वेयर, वो क्या बोलते हैं, व्हाट प्लीज, मतलब किस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा डिलाइट करा, किस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा खुश करा, वो क्या बोलते हैं, हियर वाज दिस person who put in there or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with the butterflies and his other interest। अब वो बताते हैं कि इसने 4-5 घंटे डिबेट करने को भी दिए, एक अपने एक अलग इंटरेस्ट को भी दिया, किसके अलावा जो वो बटरफ्लाई की जो इंटरेस्ट थे और बटरफ्लाई की जितनी भी स्टडीज थी और बटरफ्लाई के जितने भी रिसर्च थे, उनके अलावा ये जो डिबेट है इनको भी 3-4 घंटे देते थे। तो सबसे ज्यादा डिलाइट, सबसे ज्यादा प्लीज किस चीज ने करा, इस चीज ने करा, किनको, सोशल स्टडी के जो टीचर हैं उन्होंने, और किसके बारे में, रिचर्ड ईब्राइट के बारे में। नाउ रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेहरा कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस, ठीक है, ही एक्सप्लेन, ठीक है। अब जो रिचर्ड है उनके बारे में क्या बताते हैं कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब जीतने का बहुत ज्यादा उत्सुकता है, जीतना बहुत ज्यादा पसंद है, और कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन रखते हैं साथ में, लेकिन ना पॉजिटिव वे, ठीक है, किसी बैड सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में। वो क्या समझाते हैं, ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। वो बताते हैं, ये चीज समझाते हैं कि गलत वे में इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्राइज नहीं जीतना था, उनको जीतना प्राइज के लिए नहीं था, ना उनको किसी के प्रेजिंग के लिए जीतना था, रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। उनको जीतना क्यों था, क्योंकि उनको अपने आप में एक बेस्ट जॉब करनी थी, अपना एक बेस्ट देना था, हर काम में अपना बेस्ट काम करना था। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, उनको हमेशा क्या बनना था, बेस्ट बनना था। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, वो एक इंग्रेडिएंट था इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्या था, साइंटिस्ट, मतलब एक ये बहुत ज्यादा उनका जो कंपोनेंट होना, सॉरी उनका जो कॉम्पिटिटिव होना और उनमें इस तरीके का हमेशा बेस्ट बनने का ट्रेट होना सबसे बड़ा, सबसे मेन इंग्रेडिएंट था एक साइंटिस्ट के बनने में। नाउ स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, ठीक है, किससे स्टार्ट होता है, एक फर्स्ट रेट माइंड से, ठीक है, हमेशा आगे से आगे सोचना, एड क्यूरियोसिटी और ईगरनेस से। जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं किसके, साइंटिस्ट के, वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तो फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल मतलब विश, इच्छा, टू विन, जीतने की इच्छा, फॉर द राइट रीजंस, हमेशा राइट रीजंस के लिए जीतने की इच्छा। ईब्राइट हैज दीज क्वालिटीज फ्रॉम द टाइम द बुक, और ये क्वालिटीज उनके अंदर कहाँ से आई, किस चीज से आई, जो उन्होंने उनकी जो चाइल्डहुड बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स से, ठीक है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्या करा, साइंस की दुनिया, विज्ञान की दुनिया का रास्ता उनके लिए खोल दिया। रिचर्ड ईब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, उनकी जो साइंटिफिक इच्छा थी, ठीक है, वो कभी भी एंड नहीं हुई, वो बरकरार रही। तो इसी के साथ में आपका जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो जाता है।